तो गुणायत सर, दोनों तरफ के अपने अपने दावे हैं, लेकिन अभी तक आपको क्या समझ में आ रहा है? आप लोगों के जहां पर चर्चा हो रही है वहां पर क्या इसे माना जा रहा है? ये हमला किसने किया? देखिए, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि किसने हमला किया, क्योंकि युद्ध में जैसा आप जानते हैं कि कई बार इस तरह की तानाकशी, एक दूसरे को ब्लेम चलता है जब कोई चीज बिल्कुल बाहर हो जाती है। आपने देखा यूक्रेन युद्ध में भी यूक्रेन ने रशिया को ब्लेम किया था कि इसने एक मिसाइल दागी, और बाद में अमेरिका ने बताया नहीं, ये रशिया यूक्रेनियन मिसाइल थी जो गलत चली गई, उससे हुआ जो भी। तो इस तरह की चीजें, फेक नैरेटिव्स और काउंटर नैरेटिव्स जो हैं, अब बड़े कॉमन सी बात है, ये ग्रे जोन वॉरफेयर का बड़ा हिस्सा है। लेकिन असली बात यह है कि इजराइल जो है पिछले 12 दिनों में लगातार हमले कर रहा है। बहुत सारी बिल्डिंग्स तबाह हुई हैं, हजारों लोग मारे गए हैं और हजारों लोग घायल हुए हैं। तो हॉस्पिटल्स जो हैं वो जनरली सैक्रोसैंक्ट माने जाते हैं युद्ध में, जो मेडिकल पर्सनल हैं उन सबके लिए भी। तो आप कोई डेफिनेटिवली कह नहीं सकते अभी, जब तक कि पूरी की पूरी सिचुएशन नहीं आती। देखिए, जैसे आपने वो एक क्लिप सुनाई या आपने कोई वीडियो क्लिप बना दिया, तो ये आज की डेट में कोई मुश्किल काम है क्या? तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये एक जो अपने आप को उससे बचाने की कोशिश है। लेकिन उसके बावजूद अगर मान लीजिए कि इसमें इजराइल इन्वॉल्व नहीं है, हमास का खुद का ही हुआ है, तो लेकिन आज की डेट में जिस तरह से सिचुएशन है वहां की, उसमें और भी ज्यादा चांसेस हैं कि और भी ज्यादा लोग मरने वाले हैं, और भी ज्यादा एब्सोल्युटली, सिविलियन कैजुअलिटीज होने वाली है। और उसके चलते आगे क्या होगा? तो देखिए, ये एब्सोल्युटली। सब तो चलता रहेगा, चाहे वो गलती से हुआ, चाहे उनकी खुद की मिसाइल लगी या इसराइल ने लगाया, इसके बारे में पता लगे। लेकिन आप इससे अंदाजा लगाइए, प्रेसिडेंट बाइडेन आते हैं वहां पर, और उनको उनका रोल जो लोग सोच रहे थे वो ये था कि किसी तरह से शायद है वो इसराइल को, और ब्लिंकन जो है कई दिनों से काम कर रहे थे उनके सेक्रेटरी, ये था कि किसी तरह से वो इसराइल को काउंटर ऑफेंसिव, जो ग्राउंड ऑफेंसिव होना है, उससे रोकें, और जो प्रिजनर्स हैं हमास के पास में उनको रिलीज किया जा सके। सबसे मेन चीज ये थी, ताकि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बन जाए, किसी तरह की सीज फायर हो। आज तक अमेरिका ओपनली सीज फायर के पक्ष में नहीं है। उन्होंने जो रशिया का और यूएई का जो एक रेजोल्यूशन था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसको भी उन्होंने नकार दिया। ठीक है। तो मेरा मानना यह है कि इसमें बड़ी जो सब एक ही पावर दुनिया की इस वक्त ऐसी है, अमेरिका, हम्म। जिसके पास ये एक शक्ति है कि वो किसी तरह से भी इन दोनों के बीच बट में जोर एग्जैक्टली करे। जो हमारी फर्स्ट रिपोर्ट थी लेकिन वो उसमें यही मैं थी नहीं कि समझता जो हूं। बाइडेन, ये जो जो अम्माम जो मीटिंग नहीं हो पाई, जो जॉर्डन मीटिंग्स नहीं हो पाई, अब उसका आगे क्या होगा? जोशी सर, बाइडेन स्वाभाविक रूप से एक क्रेडिबल नेगोशिएटर की भूमिका निभाना चाहते थे। ब्लिंकन साहब उनके लिए बड़ा तगड़ा होमवर्क कर रहे थे पिछले 3-4 दिनों में। अब अचानक से उनका मीटिंग को कैंसिल कर देना, जॉर्डन, मिस्र और वेस्ट बैंक के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनका मीटिंग को बिल्कुल बायकॉट कर देना, क्या आप इसको कोई टाइमिंग के रूप में देख रहे हैं कि बाइडेन चाह रहे थे कि सब मिलकर बैठें, बातचीत करें, और अचानक से ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं या कर दी जाती हैं कि बाइडेन ये बैठक ना कर पाए? कुछ टाइमिंग आपको नजर आ रही है सर? देखिए, मैं दो बात कहना चाहता हूँ। एक तो पहले जो आपने हॉस्पिटल पे जो हमला है उसके बारे में, इजराइल ने कुछ सबूत सामने रखे हैं, उसमें एक रिकॉर्डिंग है। जहां तक मेरी जानकारी है, हमास के जो ऑपरेटिव्स हैं वो सेल फोन इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इजरायली हर समय उसको सुनते रहते हैं। तो अब ये जो कुछ बातचीत ये कह रहे हैं हुई है, जिसका ये इनको सबूत मिला है, या तो ये कोई भी एक साधारण लोग कुछ आपस में बातचीत कर रहे हैं, उसका वर्णन दे रहे हैं। पर जहां तक कि हमस है, वो शायद ही जो है ओपन लाइन पे, मतलब खुली लाइन पे ऐसी बातचीत करेगा। मतलब मैं एक काउंटर आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं, और काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी है कि जहां तक कि खासकर रॉकेट हैं, इनके जो वॉरहेड होते हैं वो 25 किलोग्राम के होते हैं। जितनी डैमेज हुई है अस्पताल में, वो एक वॉरहेड से नहीं हुआ है, बहुत कुछ और हुआ है। पर 500 लोग अगर मरे हैं तो बहुत बड़ा बम है, मतलब 1000 किलोग्राम का बम होना चाहिए जिससे कि ये डैमेज हो सकती है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब तक वहां पे कोई
खास इन्वेस्टिगेशन ना हो, जो बम गिरा था, रॉकेट गिरा था, उसके जो पार्ट्स हैं, हिस्से हैं, वो ना निकाले जाएं, तब तक ये कहना बड़ा मुश्किल है कि किसने ये किया है। पर बात असल में आखिर में बात ये है कि लोग वहां पे मासूम लोग, इनोसेंट लोग जो हैं वो मर गए हैं, 500 लोग मर गए हैं, और ये भविष्य, एक खतरनाक भविष्य हमारे सामने आ रहा है। जहां तक कि बाइडेन साहब हैं, उनकी उम्मीद थी कि ये जो कॉन्फ्रेंस जॉर्डन में होने वाली थी, वहां पे ये बातचीत करेंगे, कुछ ना कुछ निकलेगा। पर आपको, शायद आपने ये देखा होगा कि ब्लिंकन जो हैं पिछले 5-10 दिन में कम से कम 7-8 बार जो है अलग अलग मुल्क जा चुके हैं, और जहां तक की खबरें आ रही हैं उसमें ये साफ लग रहा है कि उनके जो विचार हैं, उनके जहां तक कि अरब मुल्क हैं, वहां पे पैलेस्टाइन के ऊपर विचार जो हैं बदल गए हैं। मतलब बीच में पैलेस्टाइन को वो नकारते थे, अरब मुल्क थे, अब जो है दोबारा ये एक सेंट्रल इशू बन रहा है, और सेंट्रल इशू बन गया है। और इसको जो है जितने भी अरब मुल्क हैं अपने सामने रख रहे हैं, और जो उनकी नीतियां हैं वो इस पे चला रहे हैं। एब्सोल्युटली सर। और अमेरिका जो है इस मोड़ पे है, क्योंकि उसने तो साफ साफ बाइडेन साहब के वहां आने से ये साफ हो गया है कि वो इजराइल के पक्ष में सामने आया है। तो इस समय एक खतरनाक मोड़ जो ले चुका है ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वहां पे गाजा में, और मुझे लग रहा है कि और खून खराबा जो है हमारे सामने है। एब्सोल्युटली। ये एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है गाजा में कि अब जो लोग समझ बना रहे थे, दुनिया में एक समझ बन पा रही थी कि एग्जैक्टली ये क्या हुआ, क्यों हुआ, आगे क्या होगा, उस समझ को ही पलट दिया है अस्पताल पर हमले ने। अगर हम हमास के दावों को इस वक्त स्वीकार करें और उनकी थ्योरी पर चलें और इजराइल ने ही ये हमला किया, तो पहली बात, क्या ये टारगेटेड अप्रोच था? क्योंकि बार बार साउथ की तरफ जाने को कह रहा है इजराइल गाजा के सिविलियंस को, और ये हमला साउथ में ही होता है, वो भी हॉस्पिटल पर। तो क्या हम ये माने कि गलती से हो गया इजराइल से, या फिर कुछ सोची समझी क्या रणनीति इसको कहें, या क्या कहें सर? देखिए, ऐसा है कि जब से ये अटैक्स हुए हैं, टेरर अटैक्स हमास ने किए, उसके बाद से इजराइल ने ये फैसला ले लिया है कि इस बार हमको हमास को हर तरह से खत्म कर देना है। बिल्कुल, अब विजुअल थिंकिंग हो सकती है, लेकिन उनका ये टारगेट है। उनका दूसरा टारगेट ये भी था कि किसी तरह से ज्यादा लोग जो हैं गाजा से बाहर चले जाएं, ताकि वो गाजा या तो खाली हो जाए किस तरह से, या वहां पर उनको खाली लड़ाई करने के लिए मैदान हमास के साथ मिले और वो उसको ऑक्यूपाई भी कर पाए। आपने देखा बाइडेन साहब ने स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इट विल बी ए बिग मिस्टेक फॉर इजराइल टू ऑक्यूपाई गाजा अगेन। तो ये जो चीजें हैं वो बैकग्राउंड है, तो वो पूरी तरह से ऑल आउट वॉर करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बाइडेन के आने की विजिट की बात थी। लेकिन तो इसमें आप अगर कॉन्स्पिरेसी थियरी को लगाएंगे तो दोनों तरफ से ये बात सिद्ध हो जाती है कि अगर देखिए इजराइल उधर से ईरान ने किया, या आप समझ लीजिए हमास ने किया, या इस्लामिक जिहाद ने का गलती से उधर चला गया, या रॉकेट जिससे इतने लोगों की जान गई, तो उससे उनका क्या फायदा होने वाला है उसमें? देखिए, इस वक्त हर आदमी यही चाहता था कि किसी तरह से ये ज्यादा बड़ा इन्वेजन ना हो, ताकि उसके चलते हुए लोगों की जो सिविलियंस हैं उनकी जान ना जाए। ये एक ग्लोबल कम्युनिटी, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उसका एक ही सिद्धांत है, तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। इजराइल पिछले 12 दिनों से लगातार बॉम्बिंग कर रहा है, कारपेट बॉम्बिंग किया है, जगह जगह आपने देखा है कि कई सारे और भी अस्पताल और भी जो उनके स्टोरेज फैसिलिटीज हैं। दूसरी चीज ये है कि इजराइल ये भी जानता है कि इन जगहों में जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं या दूसरे इस तरह की पब्लिक यूटिलिटी की जगह हैं, वहां पर भी कई बार टेररिस्ट ग्रुप्स जो है वहां पर रह सकते हैं। तो इजराइल के पास इस चीज की भी इंटेलिजेंस होती है, तो ये पॉसिबल है। अब गलती हुई है या टारगेटेड अटैक किया, ये तो जब तक नहीं कहा जा सकता, जैसे जोशी ने भी कहा कि जब तक नहीं होगी। ऑलराइट सर, मैं जोशी सर के पास, बाइडेन साहब ने इसको कह दिया कि कोई सेकंड पार्टी
समझ रहे हैं? the other party have done this. other team Other team, yes. मैं वही कह रहा हूँ, अदर टीम किसकी? हाँ. ये एक बड़ी बात है सोचने की। तो वो एक तरह से ना उन्होंने ब्लेम इधर किया, उन्होंने हमास पर बोल सकते थे, वो बोल सकते थे ईरान ने किया, लेकिन वो नहीं किया, उन्होंने अदर टीम बोला। जबकि इजराइल जो है वो पूरी तरह से एक इस्लामिक जिहाद ग्रुप जो है वहां पर, उसको रिस्पॉन्सिबल मान रहा है इस बात को। एब्सोल्युटली जोशी सर, लेकिन अब सवाल यही उठता है कि अगर इजराइल ने ये अटैक किया भी है तो उसका फायदा क्या होगा? इस युद्ध में शुरुआत में जो सिंपैथी गेन की थी इजराइल ने, अगर दुनिया को ये पता चला या इस बात का शक हुआ, जैसा कि अभी हमास के जो आरोप लग रहे हैं और अरब कंट्रीज भी नहीं मान रही हैं इजराइल की दलील को, वो ये साफ कह रहे हैं कि इन्होंने किया, बट इजराइल ऐसा क्यों करेगा? अगर वो सिविलियंस पर अटैक माना जाएगा तो सिंपैथी तो लूज करेगा इजराइल। देखिए, यही तो उस इलाके की दुविधा है। जैसे त्रिभुवनाथ साहब ने भी कहा कि जरूर मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि हमास, पैलेस्टीनियन जिहाद और भी जो इनके मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, वहाँ के टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, वो लोग स्कूल, अस्पताल यहाँ पे ऐसे शरण लेते हैं और उनके पीछे जो है अपना काम करते हैं। वहाँ पे हो सकता है स्टोरेज कर रहे हो, वहाँ पे हो सकता है उसके बीच में हेडक्वार्टर बनाए हों। अब जो इजराइल से जो पहले खबरें आई थी, कहा था कि हमने एक टेररिस्ट बेस अस्पताल के अंदर जो था उस पर हमला किया, अब वो हटा दी गई है वेबसाइट से। तो ये जरूर है कि हमास और पीजेआई जो है ये अस्पताल, स्कूल और ये ऐसे जो इलाके हैं, आबादी वाले इलाके हैं, उसका इस्तेमाल करता है। पर अगर वहां पे हमला होना है तो ये देखना है, देखिए जहां तक कि इंटरनेशनल लॉ ऑफ वॉर है, वहां ये है कि आप डिलिबरेटली हमला नहीं कर सकते हैं सिविलियन के ऊपर। और अगर इजराइल को मालूम था कि वहां पे ये अस्पताल है, यहाँ पे इतनी कैजुअलिटीज होंगी, तो और वहां पे हमास का बेस है या हमास या पीजेआई का बेस है, तो मैं समझता हूं कि इजराइल को 2 बार सोचना था कि क्या किया जाए इसके बारे में। और ये समस्या उसके सामने आगे भी आएगी, अगर जब वो गाजा के पट्टी के अंदर जाएगी तो कई ऐसे इलाके होंगे जहां की हमास जो है सिविलियन फैसिलिटीज का इस्तेमाल करेगी और सिविलियन कैजुअलिटीज होंगी। अब ये चीज जो है ये हम सबको देखना है कि अब इसका क्या मतलब, इसका लिमिट क्या होगा, कहां तक जो है हम ये झेल सकते हैं कि गाजा की जो नॉन कॉम्बैटेंट पॉपुलेशन है उसको टारगेट बना सकते हैं कि नहीं, इजराइल बना सकता है कि नहीं। एब्सोल्युटली, यानी कि अगर इसे हम इजराइल के रिवेंज के रूप में देखें तो ये भी तो तय करना होगा इंटरनेशनल कम्युनिटी एक लिमिट के बाद। त्रिगुणायत सर, ये भी तो पूछेगी कि क्वांटम ऑफ रिवेंज क्या होगा, आपके एक नागरिक के बदले कितने नागरिकों का खून, ये तो सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि एक ऐसा क्राइसिस है जिससे हर कोई कंफर्टेबल नहीं है सर। तो कहीं ना कहीं तो अब आगे क्या होगा सर? देखिए, अभी मेरा मानना यह है कि मैं यही सोच रहा था, और पता नहीं अंदर बात क्या हुई है, क्योंकि बाहर तो नहीं आया। बाहर में तो बाइडेन साहब ने ना पूरा सपोर्ट ही उनको किया, बल्कि उनको कहा कि ये आपने हमला नहीं किया है, ये बात सीधा नेतन्याहू के लिए कही उन्होंने। तो इससे ये लगता है कि उन्होंने जो शायद ओवरटली कह दिया हो कि भाई लिमिटेड अपना इन्वेजन रखो या कुछ इस तरह की बात। लेकिन इससे देखिए कंस्ट्रेन तो इजराइल को हो ही जाएगा, क्योंकि ये जो जितने लोग, कई हजार लोग मर चुके हैं अब तक टोटल 12 दिन के अंदर में, और 1400 इजरायली भी मरे हैं, कितने हजारों यहाँ पे भी। और आज भी जो है डेट में वहाँ पे दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, इजराइल के बहुत ज्यादा हैं, उनके थोड़े कम हैं, लेकिन लगातार वो भी हिट कर पा रहे हैं हमास। तो हमास जो है बड़ा एम्बोल्डन और बड़ा स्ट्रेंथन हो गया है। तो अब इस वक्त में जो यूनाइटेड नेशंस में डिस्कशन चल रहा है इसके ऊपर में, दूसरा ब्राजील का एक प्रपोजल जो इस वक्त वोट होना है, मुझे नहीं पता हो गया कि नहीं, लेकिन उसके बाद हमको पता लगेगा कि आगे का रास्ता क्या है। क्योंकि देखिए, इजराइल, वही बात आपने कही कि रिट्रीब्यूशन या रिवेंज किस हद तक, 1 to 10
क्या रेशियो है? नॉर्मली लोग कहते हैं कि इजराइल 1 to 10 में बिलीव करता है, लेकिन अगर 1 to 1000 हो जाता है तो अब प्लस आप इंटरनेशनल लॉ में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, इंटरनेशनल लॉ को, रूल ऑफ लॉ को अगर फॉलो नहीं करते, ह्यूमैनिटेरियन लॉ को फॉलो नहीं करते और कहते हैं कि हम इस बात में विश्वास ही नहीं रखते, तो फिर उसका कौन करे? क्योंकि आप कब तक, जब तक इस रीजन में पैलेस्टाइन इशू के ऊपर में डिस्कशन नहीं होगा, निगोशिएशन नहीं होगा, सेटलमेंट नहीं होगा, तो ये बातें बार बार होती रहेंगी। ये आप देख लीजिए, 5वीं बार लड़ाई हो रही है हमास और इजराइल के बीच में, 2021 में हुई थी, इस बार और भी ज्यादा भयानक लड़ाई हुई है और इससे दिख गया कि हमास क्या कर सकता है। तो हमें ये देखना है कि जो जिस तरह के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं ये लीड ना लें, और इसमें अनफॉर्चुनेटली इस बार में यही हुआ है कि हमास और ज्यादा पॉपुलर हो गया है बनिस्बत पैलेस्टीन अथॉरिटी के और महमूद अब्बास और उन सब के। तो वो आज की डेट में एक नैरेटिव बढ़ाएंगे अपना उसको लेकर के। यस सर, ये थोड़ा सा एक ऐसी सिचुएशन है जिस पर सारी दुनिया की नज़र होगी, इंक्लूडिंग भारत। भारत ने अपना समर्थन दिया है इजराइल को, क्योंकि उस पर हमला, आतंकी हमला शुरुआती दौर पर हुआ था और भारत ने उसको कंडेम करने में और इजराइल का समर्थन करने में कोई देरी नहीं की। लेकिन अब आगे इस युद्ध का क्या होगा? बहुत क्विकली मनोज जोशी सर, मैं थोड़ा सा इजराइल के अंदर की स्थिति भी पढ़ रहा हूँ, वहाँ पर वहाँ के भी अखबार में पढ़ रहा हूँ, जो ज़्यादातर तो वहाँ पर सरकार समर्थित राइट विंगर्स जो हैं अखबार हैं, लेकिन कुछ लेफ्ट विंगर्स जो या लिबरल जो कहें, उनमें भी बात चल रही है। नेतन्याहू साहब के खिलाफ बहुत सारा रोष है। कुछ वहाँ पर कुछ सर्वेज हुए हैं जिसमें नेतन्याहू साहब की जो लोकप्रियता है वो ज़बरदस्त रूप से घटी है, और ये कहा जा रहा है कि भाई आप इसके ज़िम्मेदार हैं और आप जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हैं। दूसरी तरफ जो सरकार से समर्थन रखने वाली जो फोर्सेस हैं या जो आवाज़ें हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई अभी आप ज़्यादा मत पूछिए, इस समय तो हमारे अस्तित्व का सवाल है, इसलिए बस आगे बढ़िए आप और बदला लीजिए। अब इजराइल आगे क्या प्लान कर रहा है सर? वो क्या गाज़ा पर कब्जा कर देगा या हमास को चुन चुन कर ख़त्म करने के बाद वापस आ जाएगा? देखिए, चुन चुन को अगर ख़त्म करने का जो प्रयास है उस पर कई साल लग सकते हैं। ये इतना आसान जो है, इतना आसान नहीं है कि आप गए और वहां आप मार के चले आए। जो इस समय जो समस्या है इजराइल के सामने, इजराइल को शायद खुद ये नहीं समझ आ रहा है कि कैसे इसको झेला जाए, क्योंकि 2005 में इजराइल ने वहां की ऑक्यूपेशन छोड़ के बाहर निकल आए थे। इसलिए नहीं निकल आए थे कि क्योंकि वो बहुत शरीफ लोग हैं, वो इसलिए निकल आए थे क्योंकि उसको वो झेल नहीं पा रहे थे। और भविष्य में अगर अब इस आज की स्थिति में वो वहां जाते हैं, गाजा को तहस नहस करते हैं और फिर वहां की ऑक्यूपेशन करते हैं, मिलिट्री ऑक्यूपेशन करते हैं, ये एक आसान काम नहीं है। ये इजराइल की मिलिट्री के काबिल नहीं है। मैं इतना आपसे साफ कह सकता हूं कि वहां पे टेम्परेरीली जो है कुछ टाइम के लिए आप जा सकते हैं और आ सकते हैं वापस, पर वहां पे आप ऑक्यूपेशन नहीं कर सकते हैं। अगर ऑक्यूपेशन नहीं कर सकते हैं तो शायद आप हमास को खत्म नहीं कर सकते। तो कुछ भी होगा दोबारा उभरेगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, यही हुआ। यही हमने देखा है अभी कि सब लोग सोच रहे थे कि ये मामला सब खत्म हो चुका है, इजराइल ने सबको पस्त कर दिया है, दबा दिया है, पर आखिर में एक भूकंप हमारे सामने आया। तो इजराइल को जो है, अगर इजराइल में कुछ समझ है तो बहुत सोचना होगा। जहां तक कि नेतन्याहू साहब हैं, वो तो उनकी तो रेपुटेशन बिल्कुल खत्म हो चुकी है, क्योंकि अगर ये 1948 के बाद सबसे खतरनाक हमला इजराइल के ऊपर हुआ है और वो वहां के प्रधानमंत्री थे, तो मैं नहीं समझता हूं कि वो किसी भी सूरत में वहां पे जब ये मामला थोड़ा ठंडा होगा वहां उसके बाद वहां रह सकते हैं। अगर उनमें कुछ समझ होती तो अभी तुरंत इस्तीफा दे देती। ये इजराइल के अंदर की कहानी भी बड़ी विचित्र है, और इसको अगर आप देखेंगे तो दिन ब दिन वहाँ पर
नेतन्याहू साहब से सवाल जवाब बढ़ते जा रहे हैं। देश पूरा एकजुट है, इस हमले के खिलाफ पूरी तरह से एकजुट है इजराइल। वो चाहता है कि उनके एक एक नागरिक की जो जान गई है उसका बदला हो, लेकिन जिम्मेदारी भी तय हो, ये लोग वहाँ के मान रहे हैं और ये वहाँ से आ रही रिपोर्ट से ये पता चलता है। बहरहाल इस बीच पूरी दुनिया और भारत यही चाहता है कि इसमें दोनों ओर से आम नागरिकों की मौत ना हो, उन्हें नुकसान ना हो, सिविलियन कैजुअलिटीज कम से कम हो, और एक सिंक्रोनाइज्ड वे में अगर वॉर भी हो रही है तो वो रूल ऑफ वॉर के तहत हो, ये हैफेजार्ड में ऐसा कुछ ना हो अपनी अपनी मनमर्जी का। तो ये पूरी दुनिया भी चाह रही है और भारत भी चाह रहा है। अब देखते हैं इसमें आगे क्या डेवलपमेंट्स होते हैं, उस पर नज़र हमारी बनी रहेगी। थैंक यू सो मच अनिल त्रिगुणायत सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। मनोज जोशी सर, थैंक यू सो मच आपका भी।